तुम हमारी दोस्ती का फायदा उठा रहे हो, लेकिन ठीक है, तुम्हारा दिमाग तेज है तो हमारे काम ही आओगे। ऐसा करो, जाकर पीएचडी कंप्लीट कर लो, फिर देखते हैं। लेकिन अगर तुम्हें केसेस सॉल्व करने का इतना ही शौक है तो फिर अपना क्लिनिक बंद करके एक डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते तुम? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग मेरे घर जाकर 2 ड्रिंक्स लगाकर तुम्हारे सारे प्लान के बारे में डिटेल में बात करते हैं। कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, काम की ही बात करनी है ना। नहीं, कुछ और भी है। घर जाके भाभी से मत कहना कि तू पैसे हार के आया, वरना बेलन से स्वागत करेगी तेरा। दू क्या एक रख के? अरे तेरी बीवी जब तेरी चप्पल से पिटाई करती है ना, मेरे घर तक आवाज आती है। अरे वो मेरी आवाज नहीं, किसी और की आवाज होगी। हाँ, चल, कान जा, का जा, इलाज जा, कर। जा। हाँ चल, गुड हाँ, नाइट। गुड नाइट। लाइट चली गई। कौन है? कौन है रे तू? पुलिस, शक्ल दिखा। हेलो, कंट्रोल रूम, एक इमरजेंसी मैसेज देना था। डीवाईएसपी अब्राहम कोशी कल रात से लापता है। 2 हफ्तों से हमें दिहाड़ी नहीं मिली। अरे मिल जाएगी ना, अपना पैसा लेके कहाँ भागेगा वो। मैं तो कहता हूँ चल कहीं और काम ढूंढते हैं। और अगर काम नहीं मिला तो क्या करेंगे? अरे मिल जाएगा तू। अरे रुको, अरे उसके बदन पे कितना खून है। चलकर देखते हैं कोई अपने में से तो नहीं है। क्यों सामने से मुसीबत को गले लगा रहा है? इसमें फंसने से अच्छा है कि हम ठेकेदार को बता दें। हाँ, वो हाँ, देख सही लेंगे कह क्या रहा है। करना चल, है। अरे सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी है। तुम पूछ रही थे ना कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा सोचती हो। ऐसा भी हो जाता होगा कि तुम बिना वजह मायूस हो जाती होगी, और तुम मायूस क्यों होती हो उसकी भी तुम्हें कोई वजह नहीं मालूम है ना। तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अच्छी नींद चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख देता हूं, बस वही ले लेना। एक सेकेंड। हाँ बोल अनिल। शाम को जब तुम्हें बॉडी मिली तब तुम्हारे साथ कितने लोग थे? सर मैं था, ये था, और 2 रोलर्स चलाने वाले ड्राइवर थे। तो तुम जेसीबी चलाते हो? जी साहब। सर कोशी जी की बॉडी से उनकी आंखें और दिल निकाल दिया गया है। अनवर, हाँ ये डीवाईएसपी अब्राहम कोशी है। रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 3-4 महीने ही बचे थे। रात को फ़ोन करके अपनी बीवी से कहा कि क्लब में रमी खेलकर देर से आऊँगा मैं। इसलिए उनकी बीवी ने खाना गर्म करके रखा और वो सोने चली गई। लेकिन जब वो सुबह तक घर नहीं आए तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई। कई बार फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुबह दूध वाले को सड़क पर एक फ़ोन पड़ा मिला। वो फ़ोन कोशी के घर के पास ही था। स्क्रीन सेवर पर उसने फैमिली फ़ोटोग्राफ देखा तो वो समझ गया कि ये अब्राहम कोशी का ही फ़ोन है। तब मिसेस कोशी ने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि उनके हस्बैंड रात से घर नहीं आए और कुछ ही देर पहले यहाँ मजदूरों को उनकी लाश मिली। तुम्हें क्राइम केस का अनुभव चाहिए था तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ बुला लिया जाए। सर, क्या स्टेटस है? ज्यादातर मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हैं, मंथली वाले कम है। मैंने उनके डिटेल्स मंगवा ली। ओके। और कोई सुराग मिले? फिंगरप्रिंट्स नहीं या सर। और किसी की शनाख्त? कुछ नहीं मिला सर। बॉडी के पास जितनी भी चीजें मिली हैं सब चेक कर ली। अच्छा। हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। कोई भी नहीं? नहीं सर। तुम्हें कुछ मिला? सर मैंने सारे सबूत ले लिए हैं। उनकी जांच करने के लिए मैं लैब लेकर जाती हूँ, उसके बाद मैं फाइनल रिपोर्ट देती हूँ सर। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओके। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम पूरा हो चुका है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। जाओ, सोच क्या रहे हो?
शायद सेंट से नहला नहला के मारा था ताकि डॉग स्क्वाड को भी किसी तरह की कोई शनाख्त ना मिल पाए। पता नहीं कातिल ने इस लाश को इस जिप्सम की खदान में ही क्यों छोड़ा होगा सर। यहाँ दिन रात काम चलता है। जिसने भी ये किया है वो चाहता था कि ये लाश जल्दी से किसी की नजर में आ जाए। इनकी मौत कल सुबह तकरीबन 6 बजे हुई थी। सीना चीर कर दिल निकालने की वजह से इनकी मौत हुई, लेकिन उससे पहले इनकी आंखें निकाली गईं और आंखें जीते जागते निकाली गई थी। बेरहमी की हद है। ये सब करते वक्त किसी चीज से इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे। इसके अलावा इनकी बॉडी पर कोई जख्म या टॉर्चर के निशान नहीं है। इनकी पूरी बॉडी पर परफ्यूम लगाया गया था। फिलहाल तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी रिपोर्ट मैं खून की जांच के बाद देता हूँ। क्या पता चला अनिल? मुझे कमिश्नर को केस की रिपोर्ट भेजनी है। आज मिल जाएगी मैडम। फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई हो चुकी है। ये कौन है? मैं दरअसल ऐसे केसेस में अक्सर इनकी हेल्प लेता हूँ। ये कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो ऐसे केसेस में माहिर हैं। ये अनवर हुसैन है। कैरी ऑन डॉक्टर, मेक इट फास्ट। ठीक है मैडम। यस मैडम। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बॉडी की अच्छी तरह जांच कर ली है मैडम। अब्राहम कोशी की बॉडी पर ना तो किसी के फिंगरप्रिंट मिले और ना ही किसी के बाल मिले। अनवर, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये खून किसी ने गुस्से में आकर किया होगा मैडम। सोची समझी साजिश है। बिना कोई टॉर्चर किए आंखें और दिल सफाई से निकाले गए हैं। या तो ये खून बदले की भावना से किया गया है या खूनी मानसिक रोगी है। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ मैडम। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है, डीवाईएसपी के बारे में सारी जानकारी निकालो। कौन से केसेस पे काम किया है, किसी से निजी दुश्मनी, सब कुछ पता लगाओ। जी मैडम। अनिल, तुम एक टीम बनाओ। आज ही बन जाएगी। मैं कमिश्नर को केस की अपडेट दे देती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। सो फोरेंसिक टीम को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो हमें कातिल के बारे में कोई भी सुराग दे पाए। तुम्हारी टीम में कौन कौन है? एसीपी अनिल माधवन और उनके 3 जूनियर इंस्पेक्टर्स की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है और वो एसीपी अनिल के ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे। कैथरीन, पुलिस फोर्स का एक डीवाईएसपी का मर्डर हुआ है। अगर इस केस को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो पूरे डिपार्टमेंट का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए जो बन पड़े वो करो। सर, आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर कोशी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इतनी बड़ी कॉलोनी है लेकिन कहीं भी कैमरे नहीं लगे हैं। कोशी का अपने बचाव में कुछ नहीं करना और उसका फोन रह जाना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि किसी ने गन पॉइंट पर उन्हें गाड़ी में बिठाया होगा और ले गया होगा, या तो फिर उनका कोई परिचित ही होगा जिसने मार दिया होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो कोशी अपना फोन अपने साथ में रखता। सर, मिसेस कोशी और उनके दोस्त एलेक्स दोनों से कोई खास जानकारी नहीं मिली। देखो कोई भी छूटने ना। प्रदीप, हाँ क्या सर। पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? सर, उन सब का कहना है कि किसी ने कुछ नहीं देखा है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और ना ही हमें किडनैपर की गाड़ी के टायर मार्क्स मिले हैं जिससे उसकी गाड़ी का पता लगाया जा सके। इस रास्ते से काफी गाड़ियां जाती हैं। वैसे सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। क्लोरोफॉर्म, इसका इस्तेमाल हुआ होगा? नहीं सर, मुझे इसकी गुंजाइश नहीं लगती क्योंकि क्लोरोफॉर्म का असर होने में कम से कम 1 मिनट तो लगता ही है। तब तक इंसान होश में रहता है। अगर वो जोर से चिल्लाते भी तो उनका घर तो वैसे भी पास में ही है, तो कोई ना कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जरूर आता। पर जिसने भी ये किया है उसे पता था कि गाड़ी के पास पहुंचने तक कोशी अपने होश में नहीं रहेंगे। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। हो सकता है कि ये मेरा पहला क्राइम केस है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। पुलिस वालों के दुश्मन बहुत होते हैं, किसी एक ने मार दिया होगा। देखते हैं क्या होता है। इस वक्त काम की बातें छोड़ो और दारू का मजा लो। फालतू में अपने दिमाग पर जोर मत डालो। 1 महीने बाद मेरी बीवी और बेटी घर आ जाएंगे, फिर घर पे ये जो दारू का दौर चल रहा ना, ये नहीं चलेगा। तो ले लो जितना मजा लेना अभी। हमने अब्राहम कोशी के खून की जांच की और हमें पता चला कि उनके खून में ज़ोलपिडम नाम की दवा भारी मात्रा में पाई गई है। ये दवा अक्सर उन्हें दी जाती है जिन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन उन्हें कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने मिसेस कोशी से बात की। उनका कहना था कि कोशी जी किसी भी किस्म की कोई भी दवाई नहीं लेते थे। हो सकता है वो मिसेस कोशी को बिना बताए दवाई खा रहे हो। ऐसा हो सकता है। चलो माना कि कोशी को नींद की दवाई दी होगी, फिर भी उसे नींद आने में कम से कम 1 घंटा लगता, पर वो तो तुरंत ही सो गया। ये पता लगाना आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया है। ये लीजिए फाइनल रिपोर्ट। चलता हूँ।
मैडम, एज अ पुलिस ऑफिसर उनका रिकॉर्ड कमाल का था। वो ना तो रिश्वत लेते थे, ना नेताओं के सामने झुकते थे, इसीलिए उनका 17 बार ट्रांसफर हो चुका था। अगर हम उनके दुश्मनों की लिस्ट निकालने लगेंगे तो हफ्ता निकल जाएगा। उनके खून में सिर्फ नींद की दवाइयों के ट्रेसेस मिले, इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेसिफिक लीड्स नहीं है मैडम। जैसा कि प्रदीप ने कहा, हो सकता है उन्होंने जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा है उन्हीं में से कोई हो जिसने उन्हें मारा हो। हाँ अनवर। हाँ सुनो अनिल, तुमसे कुछ कहना है मुझे, ध्यान से सुनना। दुनिया में जितने भी साइको किलर्स हैं वो हर खून पर अपनी छाप छोड़ते हैं। वो एक खून पर नहीं रुकते, मानो जैसे उन्हें वो काम करने में सुकून मिलने लगा हो। उनमें एक नशा सा हो जाता है और वो नए शिकार को ढूंढने लगते हैं। हो ना हो इस केस में खूनी का टारगेट पुलिस वाले ही हैं। अनिल तू एक काम कर, पुलिस डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दे ताकि हर पुलिस वाले सावधान हो जाएं। सुनो भाई अनवर, बड़ी मुश्किल से नींद आई थी कि सपने में बीवी के खर्राटे आए। उसके खर्राटे सुनकर बिस्तर से गिर पड़ा और नींद खुल गई। 6 पैग पिए तब बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी भाई। बीवी की चैचे से निजात मिली है। फोन रख और सोने दे मुझे। अरे लेकिन अनिल, क्या मेरे पास लाइसेंस और सारे पेपर्स भी है बाइक के। कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? साहब हम दोनों एक मूवी देखने गए थे। अरे इनके पेपर ठीक है तो जाने दो ना। जी सर। अरे हम पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक हवलदार नहीं है। हम यहाँ काम कर रहे हैं और सर फोन पे लगे हुए हैं। और छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? अरे उनकी बीवी का फोन होगा, बच्चों के साथ छुट्टी पर गई है, बात करने दो उन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। अरे लाइट कैसे चली गई? इस वक्त तो कभी जाती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। कौन है गाड़ी में? क्या कर रहे हो अंदर? हेलो। अरे सर कहाँ चले गए? बात करते करते कहीं दुबई तो नहीं चले गए? फोन करो उन्हें। अरे फोन करके क्या फायदा, बिजी ही आएगा। लगा के तो देख। अरे वो देख सर का फोन। हाँ फोन यहाँ तो वो कहाँ है? क्या पता। मनोज सर। सर। मनोज सर। मनोज सर। 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 यस अनिल। व्हाट? प्रकाश और मनोज सर फिर वो फोन पे बात करते करते यहाँ पर आ गए। उन्हें ढूंढने आए तो उनका फोन यहाँ पड़ा है। मैडम। बताओ अनिल, यहाँ क्या हुआ? मैडम तकरीबन 1 घंटे से मनोज लापता है। वो अपनी बीवी से बात करने के लिए इस तरफ आया था। और उसका मोबाइल भी हमें यहीं पड़ा मिला है मैडम। देखो पूरा इलाका छान लिया, ये उसका मोबाइल है। मैडम मेरा ऐसा मानना है कि अनिल, सिटी पुलिस लिमिट्स में जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सबके साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। यस मैडम। एंड लेट्स गेट टू द कंट्रोल रूम इमीडिएटली। यस। ऑल सेट। कंट्रोल। टाइगर कॉलिंग। शहर के हर वीरान और सुनसान गली के पास मुझे पुलिस चाहिए।
एज ऑफ नाउ पूरी फोर्स मुझे ड्यूटी पर चाहिए। सभी पुलिस ऑफिसर शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाए। और किसी भी हालात में बॉडी आज डंप नहीं होनी चाहिए। और तो और कोई सस्पिशियस इंसान या गाड़ी दिखे तो उसे चेक करो, और पुरानी बिल्डिंग्स भी। अल्फा कॉलिंग ऑल यूनिट। ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ध्यान रहे कि शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन रहे, किसी तरह की टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे पुलिस के हो या सिविलियंस के। ये खबर हर थाने में पहुंच चुकी है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने 15 और पुलिस वालों को छुट्टी से वापस बुलाया। जी मैम। मेरा दिमाग खराब हो गया। कब से खड़े यहाँ पर, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये डीसीपी ने नींद हराम कर दी है। पर हो सकता है कोई आ भी जाए ये सोच के कि इस रास्ते पर कोई होगा ही नहीं। अरे देखो तो एक ट्रक आ रहा है। हमें देखकर ये रुका क्यों? चलो देखते हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ, मोबाइल आंसरिंग। यहाँ MG रोड पे गाड़ी हमें देखकर रुक गई है। कोई भी बाहर नहीं आ रहा, हमें बैकअप चाहिए। ओवर। अरे भेजो बैकअप, जल्दी करो। अल्फा 3 बोल रहा हूँ, CRV 3। अभी इसी वक्त महात्मा रोड पहुंचो। वहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसकी छानबीन करो। भाग रहा है मतलब गड़बड़ है। हमें देख के भाग क्यों रहा था? क्या है इसमें? ये सब तो पान मसाला के पैकेट्स हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ। गाड़ी में पान मसाला के पैकेट्स हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। ओवर। मैम चाय। ऑल सेट कंट्रोल, टाइगर आंसरिंग। गुड जॉब गाइस। खूनी जो कोई भी है वो कम से कम पहली बार की तरह लाश को कहीं फेंकने में नाकामयाब रहा। अगर वो फिर कोशिश करता है तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक पूरी फोर्स 24 घंटे तक ड्यूटी पर रहेगी। 2 घंटे बाद फिर अपडेट करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हाँ, सब सही है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। बुक का नाम है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी और राइटर हैं डॉक्टर बेंजामिन लुइस। उन्होंने इसमें जो केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भाषा बहुत ही सरल है, तो समझने में आसानी होगी। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बेंजामिन लुइस। 1 सेकेंड। हेलो, क्या? जी सर, मेरे ड्राइवर पॉल्सन ने पहले बॉडी देखी थी। डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाया। अरुण, पहले की तरह बॉडी पर काफी बॉडी कब मिली? आज सुबह ही। और किसने देखी? पॉल्सन ने देखी थी। जी सर। मैं आपको अपडेट करूंगी। अनिट। मैम, यस। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ मेन गेट के पास है। इस तरफ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी लगे हैं। मैंने सब चेक कर लिया मैम। अरुण, मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिसर चाहिए, बाकी सब मुझे ऑफिस में मिले। ओके मैम। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम।
अनवर, लगता है तुम्हारा शक सही था। ये एक सीरियल किलर ही है जिसने पुलिस को निशाना बना रखा है। मैडम, मैंने सुबह क्राइम सीन पर आपको नहीं बताया, पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी बता रहे हो? कंटिन्यू प्ले। बॉडी डंप करने की कोई फुटेज ही नहीं है। डेट फिर से कंफर्म करो प्रीति। टाइम और डेट बिल्कुल सही है मैम। मैं स्टोरेज से भी एक बार वीडियो प्ले करके देखती हूँ। ये सब क्या है? किसी ने सीसीटीवी पर जादू टोना किया क्या? ये सब क्या हो रहा है? आजकल के कॉलेज के बच्चे इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ी बातें करते रहते हैं। प्रीति पॉज करो, थोड़ा रिमाइंड। हाँ, बस यहीं पे चलने दो। पॉज करो, पॉज करो। रावण, इसमें क्या दिखाई दिया? कुछ दिन पहले नवरात्रि थी और उसी दौरान रावण के स्टैचू को लाया जाता है। रावण के कई स्टैचूज आपको इस त्योहार में पंडालों में दिखेंगे, जिन्हें दशहरे पर जलाते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक ना हो इसलिए उन्हें अंदर के रास्ते से लाया जाता है। तो इसमें क्या? मैडम, ये त्योहार 10 दिन पहले शुरू हुआ था और आज ही खत्म हुआ है। ये स्टैचू जरूर वहीं ले जा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुटेज 3 दिन पुरानी है। ये बात तो बिल्कुल पक्की है मैडम। शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ले जा रहा होगा। नहीं, क्योंकि त्योहार के आखिरी दिन रावण को जला दिया जाता है, इसलिए स्टैचू को इस शहर में 3 दिन पहले पहुंचा दिया जाता है। What do you mean, अनवर? We have been hacked. किसी ने सीसीटीवी फुटेज बदल दी है। किसी हैकर एक्सपर्ट को बुलाओ। और प्रीति, पता करो अनवर जो बोल रहा है वो सही है क्या? यस मैम। मैडम, ये मर्डर भी पिछले मर्डर की तरह ही किया गया है। आंखें और दिल दोनों निकाल लिए गए। मौत की वजह भी वही है। खूनी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। बॉडी पर जो परफ्यूम मिला है वो भी सेम है, और ये मूर्ति अच्छी तरह साफ की हुई है। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। स्ट्रेंज। ना तो शिल्पकार का नाम है और ना ही कोई ब्रांड का नाम है। हो सकता है किसी ने ये मूर्ति ऑर्डर देकर बनवाई है। स्ट्रेंज तो है, पर किसी और वजह से। इसकी आंखें बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। आमतौर पर इंसाफ की देवी की आंखें काले कपड़े से ढकी होती हैं, लेकिन ये तो सब कुछ देख रही है। ऐसी मूर्तियों के चेहरे ग्रीक कलाकृतियों के हिसाब से बनते हैं, लेकिन इसका चेहरा हिंदुस्तानी लड़की जैसा बना है। अगर कातिल ने यह मूर्ति लाश के साथ जानबूझकर छोड़ी है, मतलब वो हमें कुछ बताना चाहता है, या तो पूरी पुलिस फोर्स को या फिर डिपार्टमेंट में से किसी एक को। और ये भी पॉसिबल है कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए कर रहा हूं। Then why this time? पिछली बार तो कोई मूर्ति नहीं रखी थी। हो सकता है इस बार कातिल कोई और ही हो। मैडम, अनवर सही कह रहे हैं। यही सेम फुटेज 3 दिन पहले के रिकॉर्ड में भी है। प्रीति, हाँ? फोटो नंबर 5 बड़े स्क्रीन पर दिखाना जरा। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर देखो, उस पत्थर के पास। वो देखो, ये इसी किस्म की मूर्ति का कोई टुकड़ा लग रहा है। ओह गॉड, ये मूर्ति वही थी, वही थी। अरुण, प्रदीप, अभी जा। सर, चल बेटा, अपना पिन मत भूल जाना। बस तुम लोग पिन डालोगे, उसके बाद पिन अपना और तुम्हारे पैसे भी अपने। ये हुई ना बात। ये अपना पिन याद रखने वाले कस्टमर भी बढ़िया होते हैं। अरे डरा ही दिया तुमने तो लग गए काम धंधे पर? कुछ नहीं, गाने सुन रहा था। जब से मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे तब से तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुम कब, कहाँ, किस वक्त क्या कर रहे हो सब कुछ पता है। बहुत पहले मैंने तुझसे एक बात कही थी, भूल गया या याद है? बोल।
मेरी हैकिंग स्किल्स अच्छी हैं, मुझे उन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो तूने भलाई की नहीं की। अच्छे बच्चों से मिलने सांता क्लॉज आता है और बुरे बच्चों से मिलने कौन आता है? देखो ये क्या कर रहे हो? थोड़ी सी सेवा। मुझे घर तक छोड़ के आओगे? घर तक नहीं, तेरे गांव तक। चल अंदर। एंड्रू, मुझे जो बताया वो सब कुछ मैडम को बताओ। मैम, ये आदमी एक बहुत ही शातिर टेकी है। सीसीटीवी की फुटेज को हैक करने के लिए आपको सीसीटीवी का मॉडल नंबर और उसका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है। अब यूज़र नेम पासवर्ड तो एंग्री आईपी जैसी किसी भी ऐप से मेरे जैसा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन वीडियो फुटेज को डिलीट या रिप्लेस करने वाला ये वाकई बहुत बड़ा जीनियस है। यू नो, पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर में कोई कमी ढूंढकर उसके हिसाब से कोड लिखकर नया सॉफ्टवेयर बनाकर उसे हैक किया है। और ये काम तो डार्क वेब पे बैठे लोग ही कर सकते हैं। इतना कर लिया है तो उसके पास आपके फ़ोन नंबर भी होंगे, उसे आपका डेली रूटीन पता होगा, उसके पास आपकी पूरी कुंडली होगी। मतलब यूँ समझ लीजिए वो हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहेगा। यू नो, काश वो इस वक्त आपकी शक्ल देख पाता। अनवर, एंड्रू के घर पर फोन करके बता दो कि अब ये यहीं रहेगा। हाँ? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। ओके मैम। तुम्हारा काम है पुलिस के इंटरनल वेबसाइट्स और पर्सनल डिवाइसेस को सिक्योर रखना और किसी भी गड़बड़ का पता लगाना। गॉट इट? अनिल। यस मैडम। इंसाफ की देवी की जो मूर्ति है उसकी तस्वीरें मीडिया में रिलीज करवा दो। जी। अगर हमें उसके शिल्पकार या उसके डीलर के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हमारी काफी मदद होगी। यस मैम। ऑलराइट। इंसाफ की देवी की मूर्ति आजकल कोई नहीं खरीदता है। हमने कई सालों पहले 3 मूर्तियां खरीदकर दुकान में रखी थी और इतने सालों में सिर्फ 2 ही मूर्तियां बिकी हैं। एक नई कोर्ट वाले ले गए और दूसरी जो है एक वकील अपने घर पर ले गया और तीसरी जो है यहाँ पड़ी हुई धूल खा रही है। वो इंसाफ की देवी है, उसकी आंखें हमेशा ढकी हुई रहती है, इसलिए उसकी आंखों की बारीकी कोई चेक नहीं करता। पर ये जो मूर्ति आप लाए हो, इसमें आंखों की नक्काशी अच्छे से की गई है। ये किसी ने बनवाई होगी, देखकर तो यही लगता है। दुकानों के चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। शहर में 2-4 कलाकार ही तांबे और पीतल की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे ही कुछ जानकारी मिलेगी। मुझे लग रहा है तुमने सही कहा था। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना पहले लग रहा था। उस रात तुम्हारी बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है वो वाकई हमसे ज़्यादा चालाक है। अब तो खूनी को इस खेल में मजा आने लग गया है। इंसाफ की देवी जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है और दूसरी तरफ पुलिस वालों की बॉडी जिनके आंखें और दिल गायब है। देखा जाए तो ये मेरी जिंदगी का पहला केस है और इस केस ने मेरे आत्मविश्वास को झिझोड़ के रख दिया है। इस पहले केस ने ही मेरे लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस शहर में कहीं एक कोने में बैठा एक शातिर खूनी हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कठपुतली की तरह नचा रहा है। सर। हाँ बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की देवी की मूर्ति के बारे में पढ़ा, उसी के बारे में मैं कुछ बताने आई हूँ। इंसाफ की देवी? ये कौन सी देवी है? सर, कोई सीनियर है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ? बैठिए। विनोद। हाँ। बाहर एक लड़की आई है, कुछ देवी देवी कह रही है। 1 मिनट, पहले ये देख। जी कैसे किया? तू तो पतला दिख रहा है। फेसबुक का कमाल है। तो फेस चैट पे क्या ऐसा हो जाता है? फेस चैट नहीं, फेसबुक। अच्छा अच्छा, एक काम कर, मुझे भी इस ऐप से बुढ़ा बना दे। तेरे को जवान बनाता हूँ, तैयार हो जा।
हाँ चल, ठीक है, पेट अंदर ले। ठीक लग रहा हूँ मैं। हाँ, देख बाहर कोई आया है क्या? हाँ, एक लड़की आई है, उसे इंसाफ की देवी के बारे में कुछ बताना है। इंसाफ की देवी? हाँ, कह रही थी पुलिस की सोशल मीडिया साइट पे उसने इंसाफ की देवी के बारे में कुछ पढ़ा है। इंसाफ की देवी केस वाली? हाँ। अरे यार, तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे क्या हो गया विनोद? मैम, अरे काका कहाँ गई वो? अभी वही तो थी। अरे यार, कोई है क्या? तुम्हें वो लड़की फिर से पुलिस स्टेशन में दिखाई नहीं दी, सही? हाँ सर। यहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है क्या? काम चल रहा है। बात यह है कि ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। किस किस्म के पुलिस वाले हो तुम लोग? कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आया है तो सबसे पहले उसका नाम और पता तो लिख लेते, बेवकूफ। अब संस्कृति सो गई? हाँ, वो नीचे सोफे पर सो गई है। पर तुम क्यों जगे हुए हो? किस बात का टेंशन सता रहा है? बस केस की उलझन में हूं, क्योंकि इस वक्त भी कोई पुलिस वाले को टॉर्चर करके उसे मारने का प्लान बना रहा है। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उस मूर्ति से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। दा विंची कोड। क्या? हाँ, दा विंची की लास्ट सपर पेंटिंग नहीं देखी? एक्सपर्ट्स आज भी उस पेंटिंग में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है उस पेंटिंग में ऐसे कुछ राज हैं जिससे वो पेंटिंग आज भी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ पता है, कहना क्या चाहती हो? सोचो, अगर यह मूर्ति उस कातिल ने ना बनाई हो सकता है उसने किसी शिल्पकार से बनवाई हो। आई थिंक इस मूर्ति में शिल्पकार ने अपना नाम कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। इतनी सुंदर कलाकृति पर उसे गर्व तो होगा ही। इसी मूर्ति में छुपा होगा दा विंची कोड। अगर ये मैंने बनाई होती तो मैं तो जरूर लिखती। कुछ भी नहीं है। चेक करने में मूर्ति का कोई कोना नहीं छोड़ा, कुछ नहीं मिला, सब बेकार है। तो फिर वाकई अजीब है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मैटर मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, इसीलिए कोच्चि के हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यहां पर बुलाया गया है। सबसे पहले आप सब अपने फोन स्विच ऑफ करिए। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी उसके बारे में ना तो आप फोन पे ना ईमेल पर जिक्र करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्ट होगी। वजह है हम पर हो रहा साइबर अटैक। 2 खून हुए हैं, वो भी शहर की 2 ऐसी जगहों पर जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और साथ ही लाशें भी 2 ऐसी जगहों पर पाई गई हैं जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। इसीलिए ये सोचना कि कातिल सिर्फ आसपास के एरियाज में अटैक करेगा, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस वक्त हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि शहर में कहीं पर भी मर्डर हो सकता है। इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने एक प्लान बनाया है। आज रात को इस शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके सभी ऑफिसर्स शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाएंगे। मिशन पर जाते समय 2 की टीम बनाकर पेट्रोलिंग के लिए निकलना है। आप सबको खास ध्यान देना है वीरान जगहों और सुनसान सड़कों पर। पूरे वक्त ईयरफोन्स के जरिए अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। कोई भी अपने पार्टनर से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और अरुण मैम, अगर कोई पुलिस ऑफिसर शहर से बाहर हैं या छुट्टियां मनाने गए हैं तो उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है। ओके मैम। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इस प्लान को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। हमारे 2 साथियों का खून हुआ है, इसलिए तुम सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। चाहो तो अपने साथ सर्विस रिवॉल्वर ले जाओ, जो हथियार चाहिए ले जाओ। हमारे काम में जान का खतरा तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज रात खतरा थोड़ा ज्यादा है। गुड लक गाइस। एवरीबडी, टाइगर कॉलिंग। कल सुबह तक रेडियो पर कोई बात नहीं करेगा। आई रिपीट, कल सुबह तक कोई रेडियो पर बात नहीं करेगा। ओवर। पॉल्सन, मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम स्कूटर पर मेरे पीछे रहो। फुल टाइम ऑन कॉल रहो। यस मैम। अनवर, मुझे ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर प्लान था तो मैम को बता दिए होते। और चुप करो यार, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तुम पुलिस वाले हो भी नहीं। यहाँ जान हथेली पे लेकर मैं घूम रहा हूँ। तुम तो आम शहरी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो बिल मेरे नाम पे ही फटेगा। हाँ।
पॉल्सन। यस मैम। ये गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है। मुझे गाड़ी दिख रही है मैम। क्या मैं गाड़ी को रोकूं? वेट, देखते हैं। बी अलर्ट। ठीक है मैम। अरे चिकनी कहाँ जा रही है? अरे हाँ आना, साथ में दारू पीते, चकना भी है देख। निकल। पॉल्सन, फालतू लोग थे। कम इन। पॉल्सन। 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 हेलो, अपना फोन छोड़ दो पॉल्सन। हाँ, पॉज। अ वुल्फ मास्क। अगर उसने मास्क पहना है तो भी वो कैमरा के सामने क्यों आया होगा? क्योंकि ये उसका खेल है, वो हमें चुनौती दे रहा है। वैसे ये मास्क कहीं भी मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे 1 दिन में आ जाएगा, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट पे तो डिस्काउंट भी चल रहा होगा। दरिंदा कमीना। मास्क वाला फोटो मीडिया और अखबारों में रिलीज कर दे मैडम, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बस एक हेलो बोलकर एक मास्क वाला बंदा है और पॉल्सन गायब हो गया इतनी आसानी से। इसका क्या मतलब है अनवर? कैथरीन, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। कल के हादसे के बाद हम 3 पुलिस ऑफिसर्स खो चुके हैं। तुम और तुम्हारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या मक्खियां मार रहे हो? पॉल्सन भी तुम्हारे आइडिया और तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही गायब हुआ है। और तो और उन्होंने पुलिस वायरलेस सिस्टम भी हैक कर लिया है। आखिर कब तक मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स की कुर्बानी देता रहूंगा? मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, मीडिया को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। डैम इट, अब सब मिलकर मेरी पैंट उतारेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकम्मे है सब के सब। हमारा एक भी वॉकी टॉकी मिसिंग नहीं है, तो हैक कैसे किया उसने? मैम, आपका पुलिस वायरलेस सेट जिस कंपनी का है वैसे सेम मिलने मुश्किल नहीं है, या फिर कोई ख़राब वायरलेस सेट मिल गया वो भी ठीक हो सकता है। ऐसे तो कई सारे तरीके हैं। या फिर हो सकता है कि हमारी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आप देख सकती हैं हम पे साइबर अटैक चल रहा है, वो हमारे स्टेशन के फ़ोन्स टैप कर सकते हैं, वो हमारी ईमेल्स हैक कर सकते हैं। ये सब तो बड़ी आम बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। इस वीडियो से एक बात तो तय हो गई कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वो तो है। और ना ही वो किसी हथियार के सहारे लोगों को अगवा कर रहे हैं। पता नहीं लोग उनके झांसे में कैसे आ रहे हैं। इस इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस में हमारा एक और पुलिस ऑफिसर कल लापता हो गया है। डीसीपी कैथरीन मारिया के ड्राइवर पॉल्सन को कल किसी ने ऑन ड्यूटी अगवा कर लिया। उसे ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ लीड्स आप तक पहुंचाई हैं। अगर किसी को कुछ भी पता चलता है उस मूर्ति या फिर उस वुल्फ मास्क के बारे में, तो प्लीज हमें जल्द से जल्द आप खबर कीजिए।
एक और बात मैं वन क्वेश्चन सर, Yes? इस शहर में 14,000 पुलिस वाले हैं। जब वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप आम जनता से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, पुलिस का काम मेरी है बात ये का कि- जवाब दीजिए सर। जो पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो आम आदमी की कैसे करेगी? ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि लोकल पुलिस को बचाने के लिए सेंट्रल पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त मैं आपको और कुछ भी नहीं बता सकता। प्रेस मीटिंग इज ओवर, नो मोर क्वेश्चंस। शायद पापा आ गए। मम्मी दरवाजा खोल रही है, तुम अच्छे से खाओ, गिराना मत। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये अनवर हुसैन का घर है? हाँ यही है। उनके लिए एक पार्सल है। कैसा पार्सल? पता नहीं मैडम, बॉक्स के साइज से तो फ्रिज लग रहा है। फ्रिज? लेकिन हमने तो ऑर्डर नहीं किया। तो ये एड्रेस आपका ही है ना? हाँ है। तो यहाँ साइन कर दीजिए। लेकिन हो सकता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा हो। बोलो फातिमा। अनवर, तुमने ऑनलाइन फ्रिज ऑर्डर किया था क्या? फ्रिज? मैंने? हमारे पास तो पहले से ही शायद गलती से डिलीवर हो गया होगा। एड्रेस तो सही था। मेरे लिए सरप्राइज है तो अभी बता दो। अरे अब कैसा सरप्राइज? ना तुम्हारा बर्थडे और ना ही एनिवर्सरी। हो सकता है किसी पहचान वाले ने हमें सरप्राइज दिया हो। मैं इसे खोल कर देखती हूँ, तुम होल्ड करो। अच्छा सुनो, फातिमा, फातिमा, हेलो? ब्रीफ पापा की ब्रीफ डॉटर हो ना तुम। आई लव यू। अनवर, खूनी ने इस मामले को कुछ ज्यादा ही पर्सनल बना दिया है। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ फातिमा। कोई बात नहीं मैम। एक बड़ी सी सफेद कलर की वैन थी जिस पर कंपनी के नाम का लेबल लगा हुआ था, जो घर के बाहर पार्क थी। फातिमा ने एक पल भी ध्यान नहीं दिया कि जो पार्सल लेकर आए उन्होंने अपना मुंह क्यों ढका है, इसलिए इसने पार्सल ले लिया। ठीक है, तुम यहीं रुको अनवर, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। रिलैक्स फातिमा, मैंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को बाहर तैनात किया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर उन्होंने कहा है कि जल्दी ही तैयार करके भेज देंगे। श्रीकांत सर छुट्टी पर थे, लेकिन अब आ रहे हैं। मैडम, उन्होंने इस बार भी प्लानिंग अच्छे से कर रखी थी। कॉलोनी के सारे सीसीटीवी कैमरे 2 दिन पहले ही बंद कर दिए थे। वो तो होना ही था। कहीं वो इसी वैन में सारी किडनैपिंग तो नहीं करते होंगे? नहीं अनिल, मुझे लगता है कि वो उसे सिर्फ एक बार यूज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक बार नजर में आ गए तो वो पकड़े जाएंगे। बात यह है कि हम उनका नहीं, बल्कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सर, आज सुबह हमें एक फिंगरप्रिंट मिला है। क्राइम रिकॉर्ड्स और हमारे डेटाबेस में जांच जारी है। आधार ऑफिस में भी भेज दिया गया है सर। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। मैडम, एक ईमेल आया है। ये तो समीर है, कोकेन समीर। पर ये तो इस वक्त जेल में है। ये तो बड़ा खतरनाक लगता है। ये बहुत बड़ी मछली है मैडम, बहुत शातिर भी। इसके बारे में पता करो। यस मैम। वो समीर ही था जो पूरे केरला में कोकीन और ब्राउन शुगर बेचता था। उसका केस चलने तक वो इसी जेल में था। एक लड़की समीर की पार्टी से घर आते वक्त बेहोश हो गई थी। उस दिन ट्रैफिक ड्यूटी पर पॉल्सन था जिसका अभी मर्डर हुआ। उसी ने समीर के खिलाफ केस बनाया था। यहाँ से जाते वक्त उसने धमकी दी थी कि वो पॉल्सन और इस केस से जुड़े हुए जितने भी पुलिस वाले हैं उन सबको मार देगा। 3 महीने पहले उसे बेल पे छोड़ दिया था। वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है ये खून उसने किया। तुम लोग उसके साथ काम करते थे ना? जब से समीर भाई को जेल हुई है हमने वो काम छोड़ दिया है।
अंदर जाके तलाशी लेने वाला हूँ, अगर मुझे वो मिल गया ना तो। नहीं साहब, आप जाकर देखिए ना, अंदर कोई भी नहीं। आपके पास समीर का कोई नया फोन नंबर है? नहीं है सर। समीर लास्ट टाइम कब आया था? काफी टाइम हो गया मैडम। गराज का मालिक तो वही है ना, हिसाब किताब देखने नहीं आता क्या? नहीं मैडम, नहीं आता। आखिरी बार आपने उससे कब बात की थी? 6 महीने हो गए सर। क्या उसने पिछले हफ्ते तुम्हें किसी काम से ये फोन किया था? नहीं मैडम, कई महीनों से उससे बात नहीं हुई है। उसके बारे में कुछ भी पता चला तो स्टेशन में बताइए। जी सर। ये देखो, अगर हम अपने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दें पर हमारी फ़ोटोज़ टैग्ड रह जाएं तो हमारी वो फ़ोटोज़ ऑनलाइन रह जाती हैं। ज़रा ये देखो, अब ये जो 3 फोटोज़ हैं इनमें ये लड़की कॉमन है। हो सकता है इन लोगों का अफेयर हो। कौन है ये? विक्की मारिया, ये इसका नाम है, ये इसका घर, प्रोफाइल। काकनाड की एक एमएनसी में काम करती है। नहीं, ये वहाँ काम करती थी। इसका नंबर तो आसानी से निकल आएगा। सेल्यूलर कंपनीज तो मैंने पहले ही हैक करके रखी हैं। वो मैंने पुराने किसी प्रोजेक्ट के लिए हैक किया था सर। ऐसे क्यों हैक करूँगा? आप लोग करते हैं तो सोशल सर्विस कहते हैं, हम करते हैं तो हैकिंग कह देते हैं। लुक एट दीज नंबर्स। 7 फ़ोन नंबर हैं इसके, जिनमें से एक्टिव एक ही नंबर है मरीन ड्राइव के पास, इन 3 बिल्डिंग्स के बीच। वेट, ये बीच वाली बिल्डिंग है 201। पक्का यही है? तुम्हें कैसे पता? बिरयानी पसंद है आपको? क्या मतलब? इसे भी बिरयानी पसंद है। मेरा मतलब यहाँ से बिरयानी ऑर्डर की गई है, उसी से पता लगा है। विक्की, तुम्हारे नाम पर 7 सिम कार्ड्स हैं, जिसमें से 4 एक्टिव नहीं हैं, लेकिन 3 पूरी तरह एक्टिव हैं। और ये नंबर अभी कौन यूज कर रहा है? किसे दिया है तुमने ये नंबर? इसे। प्रीति, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? एक काम करो, सीधा इसे अरेस्ट करो, वहीं कार्रवाई करेंगे। फिर वहां बोलेगी तोते की तरह। आप सही कह रहे सर। पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी खातिरदारी अच्छे से मैं ही करूंगी। चल उठ, बोला ना उठ। समीर जेल से छूटने के बाद मुझसे एक बार मिलने आया था, तब मैंने उसे एक फोन और सिम कार्ड दिया, और उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। उसने अब तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैम, विकी ने समीर को जो नंबर दिया था उसकी लोकेशन ये है। ये तो मछुआरों का मोहल्ला है। अरे मेरा सिस्टम हैक कर रहा है ये। कैसे? इब्राहिम कोशी। अरे मुझसे नहीं देखा जाएगा ये।
एंड्रू, साले ने मेरे फायरवॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत बढ़िया हैकर है, इससे निपटना आसान नहीं होगा। मैडम, लगता है इसे मरे हुए काफी दिन हो चुके। वो हमारा ध्यान भटका रहा है। समीर के फिंगरप्रिंट से इस्तेमाल करके वो हमें बेवकूफ बना रहा है। कोकेन समीर की डेड बॉडी हमें कल शाम को मिली। इसकी मौत जहर खाने से हुई और बॉडी की हालत बहुत खराब थी। इस केस से समीर का कनेक्शन अब तक पता नहीं चला है। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बता सकती। 3 पुलिस ऑफिसर्स और अब एक मुजरिम समीर सब मारे जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपके ड्राइवर पॉल्सन को आपके सामने अगवा कर लिया गया। क्या ये केस वाकई पेचीदा है या फिर हमारी पुलिस फोर्स में ही दम नहीं है? माइंड योर वर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से सारे पुलिस ऑफिसर्स 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तुम मीडिया वालों को इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ आता है? तुम्हारी न्यूज की वजह से लोग पैनिक करते हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कोई तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेता। मैडम, तो तुम्हें भी काम पे लगा दिया? अच्छा है। नहीं सर, मैंने भी जिद पकड़ ली है। फिलहाल तो मैं एक डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। अगर हम मौकाए वारदात से पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कंपेयर करेंगे तो हमें कोई कॉमन गाड़ी जरूर दिखेगी, उससे वो आदमी मिल जाएगा। लेकिन कातिल हर बार अलग अलग गाड़ी भी तो यूज कर सकता है। हमारे पास कितने सारे कैमरास हैं, फैसिलिटीज हैं, नाकाबंदी है। हमें तो पता होना चाहिए हमसे कैसे बचता है। तुम्हारी आवाज से मुझे अब तुम्हारे स्मार्टेस्ट हैकर होने पर शक होने लगा। 1-2 दिन की बात है सर, पकड़ लूंगा इसको भी। आप देखते जाइए। निराश मत करना। आप घबराइए मत सर, बस हो ही गया समझिए। एंड्रू। यस सर। जरा ये देखना। ओके। चलना सरकारी डब्बे। लेड कार्बोनेट भाप के संपर्क में आने से ये रंग बदलता है। इसे तांबे की मूर्ति में मिक्स किया है। SD, यही राज है जो मूर्ति में छुपा हुआ था। मैडम आ गई। मैम, उस मूर्ति में SD नाम के किसी शिल्पकार का नाम लिखा हुआ है। हमने पता लगा लिया है। सुधाकर देवलोक नाम है उसका, जिसका गांव यहां से 5 घंटे की दूरी पर है। सुधाकर। और हमने उस गांव के 2 पुलिस वालों को उसके घर के बाहर नजर रखने के लिए खड़ा किया हुआ है। हम अगर अभी निकलेंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुधाकर सुबह का सूरज देख पाए उससे पहले हमें देखेगा। तो चलो चलते। वो शिल्पकार घर पर ही है मैडम। हम दोनों रात भर से यही हैं। हमने उसे कहीं जाते नहीं देखा। वो इस वक्त अपनी वर्कशॉप में है। चलो। पुलिस वाले हो ना? आपके जूतों की आवाज से मैं समझ गया।
मैं जानता था उन मूर्तियों के बारे में जानने के लिए आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। जब मैंने उन हत्याओं के बारे में सुना तो मैं खुद चाहता था कि आप मुझ तक पहुंचो। उन सारी मूर्तियों का शिल्पकार मैं ही हूं। आज से करीब 6 महीने पहले कोई मुझसे मिलने आया था। उसकी उम्र लगभग 40-45 साल के करीब रही होगी। उसने मुझसे कहा कि उसे खुली आंखों वाली इंसाफ की देवी की तांबे की मूर्ति चाहिए। उसके लिए वो अच्छी खासी रकम देने का वादा कर रहा था। मूर्ति की आंखें अच्छे से बनी हो और उसका चेहरा भारतीय नारी जैसा हो। इसके अलावा उसकी एक ही मांग थी, मूर्ति पर कोई ऐसी निशानी ना हो जिससे ये पता चल पाए कि वो कहाँ और किसने बनाई है। मुझे वो मांग बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन कला के मामले में हर किसी की मांग अलग अलग होती है। वो मूर्ति तो मैंने बना दी, लेकिन बिना नाम लिखे उसे बेचना मुझे सही नहीं लगा। तो पीतल में लेड कार्बोनेट मिला के मैंने मूर्ति की कमर के नीचे नाम लिखकर उसे ढक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कभी तो लेड कार्बोनेट गर्म होकर अपना रंग बदलेगा और मेरा नाम सामने आ जाएगा। कुछ महीनों बाद वो शख्स वापस आया। वादे से ज्यादा पैसे देकर वो मूर्तियां लेकर निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। उसे देख लोगे तो पहचान पाओगे, या हम एक स्केच बनवा लेते हैं, फिर उसे ढूंढ लेंगे। कोई फायदा नहीं। जब वो मूर्ति ले जाने आया था तब उसके साथ एक जवान लड़का था, सुंदर सा। सनग्लासेस पहने थे उसने। जाते वक्त वो ये सनग्लासेस मुझे दे गया। उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली ताकि मैं उन्हें पहचान न सकूं, और एहसान करते हुए ज्यादा पैसे दे गए। ये मेरी बेटी है मैथिली, कोयम्बटूर के एक कॉलेज में पढ़ाती है। आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर ये पुलिस स्टेशन भी गई थी। तो फिर कंप्लेंट लिखवाए बिना वहां से चली क्यों गई? सर, जब मैं पुलिस स्टेशन बताने के लिए आई तब मुझे किसी का कॉल आया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं मूर्ति के बारे में पुलिस को कुछ भी बताऊंगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। तब मुझे पता चला कि वो हम पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वहां से चली आई। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। अगर स्केच बन भी गया तो वो आदमी वही है, ये पिताजी नहीं पहचान पाएंगे। हम कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने मुझसे 5 मूर्तियां बनवाई थी। 5 मूर्तियां। 3 को वो मार चुके हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। ओके सुधाकर जी, बात करने के लिए शुक्रिया। तुम सिक्योरिटी की फिक्र मत करो, बंदोबस्त मैं करवाती हूँ। अगर तुम्हें उन दोनों की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें कांटेक्ट जरूर करना। ओके मैम। हम चलते हैं सर। जी ठीक है। कम। ये मेरा कार्ड है, अगर ट्रॉमा काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो आ जाइएगा। जरूर। थैंक यू। हमें पता करना होगा कि वो सच में अंधा है या नाटक कर रहा है। जिस डॉक्टर के पास वो गया था उसे जाके मिलो, उनसे क्या जानकारी मिलती है मुझे फोन करके बताना। लगता है ये भी खोटा सिक्का ही निकलेगा अनवर। हमें अपना तरीका बदलना होगा। मैम, मेरे पास एक आइडिया है। विक्टिम के हाथ से फोन गिरने के बाद ही किलर विक्टिम को उठाता है, तो हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे जो फोन के गिरने पर हमें मैसेज करेगी। आजकल हम सभी लोग एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं, जीपीएस, मैग्नेटोमीटर, टच स्क्रीन। ऐसे ही 2 और सेंसर होते हैं फ़ोन में जो फ़ोन के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। उनका नाम है एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप। तो मैंने क्या किया है, एक्सेलेरोमीटर का एक प्लगइन बनाया है। ये प्लगइन हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। फिर ये ऐप जिस भी फ़ोन पे हो, हम उस फ़ोन पर अपने कंट्रोल रूम से नज़र रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये फ़ोन कभी भी किसी के हाथ से गिरेगा तो उसका नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। पर एंड्रू, वो खूनी तो हमारी सारी चालें जानता है, वो इसका भी कोई तोड़ निकाल लेगा। नो मैम, हम तो दिन में कितनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ये भी उन्हीं में से होगी। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, ट्राई करके देखने में क्या जाता है मैडम। वैसे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। भेज दो। ओके मैम। हो गया, हो गया।
ओके सर, ऐप तैयार है। अब अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन गिरेगा तो उसका मैसेज यहाँ आ जाएगा। अब मैं घर जा सकता हूँ क्या? सर, आईटी कंपनीज को ये ऐप बेची ना तो 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, आपके लिए फ्री में बनाई है। यही अगर तूने पहले सोच लिया होता ना तो यहाँ बैठने की नौबत नहीं आती, समझ गया? सारे वीडियो ठीक से लेना, नहीं तो बाद में फालतू में आईटी वालों की किचकिच सुननी पड़ेगी। सही है। चल रफीक, तुम लोग ड्यूटी कंटिन्यू करो, मैं घर जा रहा हूँ। घर पे ले ले। लो, हिटलर आ गया, फोन चूसेगा मेरा। ए छोटू साहब, इधर आ। जाना मत, ये रुको, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। घर साफ किया? हाँ किया। अच्छे से किया ना? चकाचक। तंबाकू है तेरे पास? नहीं है साहब। क्या है ना? ठीक है, बस यही है। दे दो ना साहब। पता है ना खाना मना है? पता है। तो क्यों खाता है? अंदर कर दूंगा। अब नहीं खाऊंगा। मेरे गांव की शक्ल भूल जाना, समझा क्या? पैकेट दो ना साहब। चल रे। फोकट चंद। यार, लाइट को भी अभी जाना था। हेलो, एंड्रू, लगता नहीं वो गाड़ी ढूंढ पाओगे। नहीं सर, एक ना एक गाड़ी तो ढूंढूंगा मैं। हर अपराध में एक ही गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा, मुझे यकीन है। लगता है किसी का मोबाइल गिरा। सर, उस नंबर पे कॉल करो, अभी के अभी कॉल करो। कोई उठा नहीं रहा। सर, काकनाड़ में एनजीओ क्वार्टर्स में, मुझे लगता है मुसीबत में है। कस्बा स्टेशन के सीआई शरद चंद्र मिसिंग है मैडम। ड्यूटी खत्म करने के बाद सीधे वो अपने घर ही आए थे। एंड्रू का मैसेज मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। इनका अपना घर पालाकाड़ में। ये चौथा इंसान था। 4 पुलिस वाले जा चुके हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं क्या करूँ। ये किडनैपिंग पहले से काफी अलग है मैम। इस बार हाथापाई हुई है, अंदर टूटी हुई कुर्सियां भी हैं। हो सकता है उसे यहाँ से बेहोश करके ले गए हों। बिल्डिंग वालों ने कुछ तो देखा होगा, चीख की आवाज सुनी होगी। यहाँ पर ना किसी ने कुछ देखा ना सुना, और बिजली भी चली गई थी मैम। सब लोग डरे हुए हैं, जितनी भी बार पूछो एक ही जवाब देते हैं। तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा? नहीं, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी। सबको राउंड अप करो और सख्ती से सवाल करो। सर,
इस बार अगवा करने का तरीका थोड़ा अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और भी है जिसे पुलिस से बदला लेना है और वो पहले किलर के नाम पर बिल फाड़ना चाहता हो? नहीं। ये मेट्रो आलवा स्टेशन जाएगी। कोची मेट्रो में आपका स्वागत है। कृपया दरवाजे से दूर रहिए। अगला स्टेशन आलवा। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। आलवा फेडरल बैंक स्टेशन। अगला स्टेशन आलवा बस स्टैंड। जो यात्री आलवा बस स्टैंड जाना चाहें वो इसी ट्रेन में बैठे रहें। सर सर सुनिए, इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस के अगले शिकार इंस्पेक्टर शरद की बॉडी आज एक ट्रेन में मिली अलवा मेट्रो स्टेशन पर। उनका भेस बदल दिया गया था ताकि कोई जल्दी उन्हें पहचान ना पाए। सूत्रों से ये भी पता चला है कि उनकी बॉडी के पास इंसाफ की देवी की मूर्ति पाई गई है। मैंने सुना सर, मैं देख भी रही हूँ। तुम बस देखती ही रहो। 4 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। तुम्हें वर्दी पहनते हुए शर्म कैसे नहीं आती? और आएगी भी क्यों? दुनिया के सामने तो मेरी नाक कट रही है। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकलवाओ। इडियट। जी सर, वहीं जा रही हूँ। ये कौन है? इतनी हिम्मत! ये लोग ग्रुप में काम करते हैं। लगता है ये खूनी हमें हल्के में ले रहे हैं मैडम। एक बात पक्की है मैडम, वो जानते थे मेट्रो में सीसीटीवी है और उन्होंने बॉडी को ऐसी जगह छोड़ा जहां ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। अब वो इस लड़की का पीछा करवाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। एक और चाल है, क्या हमें पता लगाना चाहिए? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है प्रदीप। अरुण, इसकी फोटो रिलीज कर दो। यस मैडम। मीडिया में, अखबारों में फैला दो। हमारे जितने भी डेटाबेस हैं चेक करवाओ। मैम, क्या हम इसके चेहरे को किसी फेस रिकग्निशन ऐप से ढूंढ सकते हैं? अमेरिका में FBI ऐसा करती होगी, पर हमारी लिमिटेशंस है। आधार कार्ड के डेटाबेस में चेक कर सकते हैं, वरना जैसे एंड्रू कह रहा था, हम गूगल फोटोज के जरिए इसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। मैडम, मैंने जांच कर ली है, लेकिन नया बताने के लिए कुछ नहीं है। इनकी मौत भी बिल्कुल बाकी तीनों की तरह हुई है। इनकी बॉडी पर छोटे मोटे चोट के निशान है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज नहीं है तो वो है इनका विग और मेकअप। देखो कैथरीन, मामला अब बद से बदतर हो गया है। मीडिया ने मेरी जान खा ली है। इनफ। आई एम सॉरी, तुम्हें इस केस से निकाल रहा हूँ। सर प्लीज, कुछ समय के लिए मुझे इस टीम को इस केस से हटाना ही पड़ेगा। देखो, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। पर सर मैंने... हमारे पास एक और टीम है, इनसे मिलो। यह है प्रकाश सीताराम, ये इस टीम को लीड करेंगे। प्रदीप, इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सारी फाइल्स इन्हें हैंडओवर कर दो। ठीक है सर। और तुम जितनी जल्दी हो सके अपना कैबिन खाली कर दो। जी सर। प्रकाश। सर। प्रदीप सर, सिर्फ तुम मेरे साथ आओ। सर। आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस में आज हमारे चौथे पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, CI शरद चंद्र। शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पुरानी टीम इस केस को सुलझा नहीं पाई और ना ही ऐसा कोई खास सुराग ढूंढ पाई है जिससे हम कातिल तक पहुंच सके। इसलिए हमने पूरी टीम बोलो फातिमा। अनवर, खाना परोस दूं? टीम सेटअप की है और ये सीरियल किलिंग का केस मैं उन्हें सौंप रहा हूँ। मिस्टर प्रकाश सीताराम इस टीम को लीड करेंगे। इसलिए आज के बाद इस केस के बारे में हमारे पास जो भी अपडेट्स होंगी वो प्रकाश सीताराम आपको देंगे। थैंक यू। हाँ प्रदीप, मुझे तुम्हें कुछ जानकारी देनी थी। शरद चंद्र के खून की जांच के बाद हमें उसके खून में वही नींद की दवाई मिली जो बाकियों के बॉडी में मिली थी, लेकिन उसके अलावा उसके खून में एक BP की दवाई टेनोर्मिन भी पाई गई है। दरअसल उसे काफी वक्त से हाई BP की बीमारी थी। उसकी किडनैपिंग से पहले उसने BP की दवाई का एक बड़ा डोज लिया। वो दवाई उसके खून में हर तरफ फैल गई थी। पता नहीं जानकारी कितने काम की, पर सोचा एक बार तुम्हें बता दूं। गुड नाइट अनवर। गुड नाइट। बाय। नींद की दवा,
और बीपी की दवा। मैडम, सभी विक्टिम को हिप्नोटाइज किया गया है। What? वही गुत्थी जो सुलझ नहीं रही थी कि कैसे सारे मरने वाले किडनैपर्स के साथ आसानी से चले गए, वो अब समझ में आ गया है मैम। उन्हें वश में किया गया था। जांच के वक्त उनके खून में जो नींद की दवाई हमें मिली थी, वो सिर्फ नींद के लिए ही नहीं, बल्कि उस दवाई का इस्तेमाल हिप्नोटाइज करने के लिए भी किया जाता है। अंदर आ। भेड़िए का नकाब पहनकर वो अपने शिकार को अचानक डराते थे। आवाज सुनकर जैसे ही वो मुड़ता, उसके शरीर में नींद की दवाई का इंजेक्शन डाल देते, और जैसे ही दवाई का असर शुरू हो जाता, हिप्नो व्हील की मदद से वो उन्हें वश में कर लेते और शिकार उसी वक्त अपना होश खो बैठता। पर जब शरद को वो दवाई दी गई तो उस दवाई का असर उन पर नहीं हुआ। उसकी वजह थी उनकी बीपी की दवाई जो कुछ देर पहले उन्होंने ली थी। इसलिए वो शरद को वश में नहीं कर पाए और वहीं हाथापाई शुरू हो गई। मैडम, हमारा सामना किसी ऐसे वैसे सीरियल किलर से नहीं हो रहा है। ये कातिल बहुत ही शातिर है और बहुत खतरनाक भी। इंसानी दिमाग को काबू में करना उसे बहुत अच्छी तरह आता है। अब वो चाहे पुलिस वाला हो या वो मेट्रो वाली लड़की। बहुत खूब अनवर, ग्रेट जॉब डन। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। हम अब इस केस पर काम नहीं कर रहे। इतना ही नहीं अनवर, जरा सोच कर देखो, इस शहर में कितने सारे साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे। यहाँ हजारों लोगों ने हिप्नोटिक स्किल्स की पढ़ाई की होगी। एक एक से जाकर पूछना, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनवर। पर हाँ, जानकारी होना अच्छी बात है। नई टीम के साथ ये डिस्कस कर लो। आई एम हेल्पलेस। देखा जाए तो मैडम की बात सही है। शहर में तो कई साइकियाट्रिक एक्सपर्ट्स होंगे, और यकीन मानो हर घर में हर दूसरा आदमी रोज सोने के लिए नींद की गोली लेता होगा। चीयर्स। दरअसल मैं तुम्हारी तहकीकात पे शक नहीं कर रहा हूं अनवर, लेकिन इस केस में हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जो हमें सीधा खूनी तक पहुंचाए। देखो अनिल, शिल्पकार ने हमें जो बात बताई उससे तो यही लगता है कि एक और पुलिस वाले पर हमला तो जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ उतनी नहीं है। क्या होगा अगर उसके बाद भी वो रोका नहीं तो? ये भी तो हो सकता है कि पुलिस वालों को मारने के साथ साथ वो आम लोगों को भी मारने लगे। लेकिन हम करें तो क्या करें? केस हमारे पास था, तब तक हमने पूरी कोशिश की। और कुछ होना हो, ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर देता तो केस सुलझा लेते। इस केस में तो भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। पापा, ये घूम नहीं रहा है। ऐसे नहीं बेटा। हाँ। और तुम दोनों की फोटो देखो कितनी अच्छी आई है। देखो है ना बेबी? दिखाओ। तुम्हें भी ऐसे करना है? हाँ, हाँ। मैं सिखाऊं? ये देखो, ऐसे पकड़ो और इजी है ना? करो। कुछ पता चला? बस वही चेक कर रही हूँ। हजारों केसेस और फोटोज पड़े हैं। अगर कोई और डिटेल्स दे सको तो। मैंने एक फोटो में देखा था एक मुजरिम ऐसे ही स्पिनर के साथ पोज दे रहा था। अपने रिकॉर्ड में फिजिट स्पिनर सर्च करो। ओके। नहीं अनवर, ऐसी कोई भी फोटो नहीं है। शायद कोई और नाम होगा। एक मिनट, मैंने सिर्फ अपने जिले में ही चेक किया है। मैं दूसरे जिलों में देखती हूँ। हाँ प्लीज देखो। एक केस मिला है। रुको, फिजिट स्पिनर। आगे बढ़ो। हाँ, साइमन मंचूरन, पिता का नाम जॉर्ज मंचूरन। रुको, ये बात है 22/9/2012 की।
थिरुवला शहर की कुट्टूर पंचायत में रहने वाले जॉर्ज मंजूरन और एना मंजूरन का बेटा साइमन मंजूरन। बचपन से ही साइमन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। उसने यूके में रहकर अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी की और फिर इंडिया वापस लौट आया। वो अपना ज्यादा वक्त एक बंद कमरे में अपने कंप्यूटर के साथ बिताता था। एक दिन साइमन के पिताजी जॉर्ज मंजूरन को पता चला कि साइमन उनके डेबिट कार्ड से पैसे चुराकर डार्क वेब पर लोगों को बेरहमी से मारने और टॉर्चर करने के वीडियोस देखा करता था। तुम्हें क्या हो गया है साइमन? तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि तुम आजकल बड़े उल्टे सीधे वीडियोस देखते रहते हो। साइमन के पिता ने अपने बेटे की दिमागी हालत को सुधारने की बहुत कोशिश की। कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को किसी ने बताया कि जॉर्ज और उनकी बीवी काफी दिनों से चर्च नहीं आए थे और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये जॉर्ज मंजूरन का घर है? जी सर। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो दोनों तो अमेरिका गए हैं सर। वापस कब आएंगे? वो तो नहीं पता सर, शायद 1-2 साल बाद। फोन स्विच ऑफ आ रहा है लेकिन। उन्होंने नंबर चेंज किया होगा इसीलिए स्विच ऑफ आ रहा है। तुम क्या करते हो? मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ सर। नौकरी नहीं करते? ढूंढ ही रहा हूँ। कोई और नहीं है क्या घर पर? नहीं सर, यहाँ मैं अकेला ही हूँ। प्रीति, मुझे लग रहा है यही है। एक काम करो, चेक करो कि ये इस वक्त कहाँ है। साइमन मंजूरन, जिसे पूजापुरा जेल में आइसोलेटेड सेल में रखा गया था, वो 12 नवंबर 2018 के दिन जेल में आग लगने की वजह से मारा गया। इंक्वायरी चल रही है। अनवर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये केस तुम्हारे पास था तो तुमने इस केस को और बिगाड़ दिया था। अब ये मेरा केस है, समझे? सर, ये साइमन अभी... अरे ये तो मर चुका है। तुम ही ने कहा था ना मुझे। देखो, बात को समझो, मैं इस लीड पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो, मुझे और भी कई काम है। सर, साइमन मंजूरन जैसा कोई आदमी जो डार्क वेब और हैकिंग करने में बहुत माहिर है, केस में जरूर उसका कोई कनेक्शन है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि साइमन मंजूरन की मौत की खबर झूठी भी हो सकती है। आप अपना काम करिए। इस केस को सुलझाने के लिए मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। सुनो प्रदीप, साइमन मंजूरन की जो केस फाइल है वो मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। सर। एंड्रयू, अपना सामान उठा लो। मुझे नहीं लगता कि इस केस में मुझे अब तुम्हारी कोई मदद लगेगी। सर, वो लोग मेरी फायरवॉल पे 2 बार हमला कर चुके हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे साले। मुझे बस एक सुराग चाहिए और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। एक और मूर्ति बची हुई है ना? इस चेहरे को देखो, शायद तुम्हें कुछ पता चले। ये देखो, साइमन मंजूरन अपने माँ बाप को मारा है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले ही जेल में इसकी मौत हो गई, लेकिन मैं नहीं मानता। सर, ये तो... क्यों, क्या हुआ? सर, ये यही आदमी नहीं है? लगता है चाची 420 बन के हम सबको घुमा गया। घुमा नहीं गया, बल्कि अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया। एक काम करो,
ये दोनों फोटोज मुझे मेल करो जल्दी। ओके सर। मैं चलता हूं। सर। अनवर, आप क्या? सर एक जरूरी बात करनी है। मैं सही था, साइमन मंजूरन अब भी जिंदा है सर। मेट्रो में जो लड़की थी वो यही है, देखिए सर। साइको साइमन जिंदा जरूर था, लेकिन सिर्फ 3 घंटे पहले तक। क्या? ये केस क्लोज हो चुका है। वो आज सुबह ही मर गया। डियर पुलिस, जो खेल मैंने शुरू किया था मैं ही खत्म कर रहा हूँ। इस खेल में ऐसे कई राज हैं जो आप ढूंढ नहीं पाए। अब वो राज मेरे साथ ही दफन हो जाएंगे। इस खेल में अब वो मजा नहीं रहा। फाइनल स्कोर 4-2, हम जीत गए, साइमन और अरविंद। साइमन और अरविंद मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप कर रहे थे। वो दोनों कई सालों से मानसिक रोगी थे। अरविंद ने बिना किसी वजह के अपने पड़ोसी को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे मेंटल हेल्थ सेंटर भेज दिया गया था। उसकी अपने बच्चों से भी खास नहीं बनती थी। और फिर तकरीबन 6 महीने पहले साइमन अरविंद की ही बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर एक नकली नाम से रहने लगा। साइमन जानता था कि अरविंद भी एक मानसिक रोगी है, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया। और उस शिल्पकार ने जो उन आदमियों का हुलिया बताया था वो इन दोनों से मैच कर रहा है। और जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने खुद को शूट कर लिया। तो ठीक है अनवर, चलता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। बाय। मिलते हैं, बाय। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ये बताने के लिए बुलाई है कि हमने इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस को सॉल्व कर दिया है। 2 लोग जिनकी पुलिस से दुश्मनी थी, साइमन मंजूरन और अरविंद कारता, ये दोनों मानसिक रूप से बीमार थे और इस केस के मुख्य आरोपी। साइमन मंजूरन, जिस पर पहले से ही एक केस चल रहा था, कुछ समय से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था क्योंकि उसने कई साल पहले बड़ी बेरहमी से अपने माँ बाप का खून किया था। ये आखिरी बॉल पे बैटिंग करने आया, छक्का मारा और इस केस को क्लोज करके मैन ऑफ द मैच बन के चल दिया। तो इसमें हमारा क्या किरदार था? मैम नहीं अनिल, मुझे अभी भी इस केस में कोई गड़बड़ लग रही है। वो दोनों जो मर गए, साइमन और उसका पागल दोस्त, उनके मानसिक रोग की सबसे बड़ी खासियत थी उन दोनों का अहंकार। ऐसे लोग खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे लोग कभी खुदकुशी नहीं करते। उनको पकड़े जाने का डर होता तो वो कोई रास्ता निकालते। सर, पुलिस साइको साइमन तक पहुंच पाई, क्या उसका श्रेय क्रिमिनोलॉजिस्ट अनवर हुसैन को भी जाता है? देखिए, सबसे पहले हमें आईजी सर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। मैं तुमसे कुछ कहूं अनवर? तुम इस केस को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। देखो, इस केस का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते हो, इसका बुरा मत मानो। ठीक है, होता है। मानता हूं मैं ऑब्सेस्ड, लेकिन हर बार मैं सही था और इस बार भी हूं। अनवर, अनवर, इससे क्या हो गया? दुखी है क्योंकि इस तरह की हार पहली बार देखी है मैडम। हमें तो केस हारने की आदत है ना? सॉरी मैडम। रवि को अगले हफ्ते फांसी होने वाली है। प्रेसिडेंट के पास माफी की अर्जी तो भेजी है, पर लगता नहीं है माफी मिलेगी। 14 खून किए हैं उसने। जब हमने उससे पूछा कि आखिरी बार किसी से बात करनी है तो उसने मना कर दिया। फिर अचानक बोला कि उसे आपसे बात करनी है। लोग मुझे बेरहम कहते हैं, दरिंदा कहते हैं, पर मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ। खून करने का नशा है। उनकी खोपड़ी को हथौड़े से फोड़ते वक्त जो फछाक करके आवाज आती थी ना, और फिर उनके तड़पने की, चीखने चिल्लाने की आवाज। एक आखिरी सवाल, तुमने 14 खून किए, वो भी इस शहर के अलग अलग इलाके में। इतने दिनों तक पुलिस को चकमा कैसे दिया? हर एक खून के बाद मैं 1.5-2 साल की छुट्टी ले लेता था, जिससे पुलिस और मीडिया वाले ये मान ले कि वो इस बेरहम रवि का आखिरी खून था।
जो शिकारी अपने शिकार को भरोसा दिला दे कि वो शिकार नहीं करने वाला, वही असली शिकारी होता है। कैसे हो सुधाकर? पुलिस ने केस सुलझा लिया है। मुजरिमों के नाम है हेलो, व्हाट? सुना कि पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, इसलिए मैंने उन्हें फोन नहीं किया। कहीं पुलिस को यह ना लगे कि मैं कोई कहानी बना रहा हूं। लेकिन कल कोई और आया था यहाँ। इंसाफ की देवी की वो छठवीं मूर्ति भी ले गया, जो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाकर रखी थी। उसने सोचा होगा कि अंधे को उसने दोबारा बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन इस बार वो फंस गया। मैंने डॉक्टर बेंजामिन को कई सालों पहले अपने गांव कड़ोमन्नू में देखा था। पुलिस ने उसके बाप को हिरासत में लिया हुआ था। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया है, अच्छा वो आप जिसकी वजह से उनकी बेटी रेबेका प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका बेटा वहां पर बैठा है। कब गिरफ्तार किया? आज सुबह। उसे असहाय और इस तरह मायूस देखकर मैं जा नहीं पाया। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात बेंजामिन ने अपने घर पर मुझे सारी बात बताई। बस पापा, और नहीं चाहिए। लुइस खेतों में काम करने वाला मजदूर था। वो दिन रात बड़ी मेहनत करता था ताकि दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। लुइस ने अपने बच्चों को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों के साथ बस खेलते बद रहना। मुझे आज घर आने में देर होगी, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पापा? पीटर चाचा के पास। उनके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए जा रहा हूँ। एक बार मिला उनसे। कितने सवाल पूछती तेरी बहन। ऐसा लगता है पिछले जन्म में मेरी माँ रही होगी। बाय टीचर, बाय। मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिराऊंगा तुझे। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक लुइस को बुलाया गया क्योंकि रेबेका स्कूल में बेहोश हो गई थी। रेबेका को अचानक से क्लास में चक्कर आए और वो गिर गई। क्या हुआ बेटा? अरे डॉक्टर ने आपको बुलाया है। लुइस, बात थोड़ी गंभीर है, इसीलिए आपको बुलाया। क्या बात है डॉक्टर? आपकी बेटी रेबेका पेट से है। पेट से? काफी देर हो चुकी है। अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसीलिए बच्चा गिराना ठीक नहीं। क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? मेरी बेटी, वो तो भी छोटी बच्ची है। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? कई लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन रेबेका ने नहीं बताया कि किसकी करतूत थी। शायद डर की वजह से।
कुछ खा ले, कब तक ऐसे भूखी रहेगी? रिबेका ने आखिरकार अपने पापा की परेशानी देखकर उस आदमी का नाम बता ही दिया, फादर बेनेट फ्रैंको। बस करो। फादर बेनेट हमारे गांव के चर्च में कई बरसों से थे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें मसीहा मानते थे। गांव के लोग खेतीबाड़ी के मामले में भी उन्हीं से मशवरा करते थे। किसान की उपज का सौदा बाजार में वही करवाते थे। तुमने ये कैसे मान लिया कि मेरा और चर्च का खाता अलग है? अब मैं भी क्या कर सकता हूँ फादर? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं यहाँ खैरात बांटने नहीं बैठा। डील के हिसाब से एक पैसा कम नहीं लूंगा। निकल। फादर बेनेट के अंदर के शैतान को उनके चाहने वाले या कोई भी दूसरा समझ नहीं पाया। छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता था। देखो लुइस सर, आपकी बेटी एक नाबालिग है, इसलिए इस केस में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमें सोचना होगा कहीं ये मामला धार्मिक जंग में ना बदल जाए। अपराधी को सजा तो हो जाएगी, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही कहा ना? सही कहा सर। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि बात तुम्हारी बेटी और उसके भविष्य की है। मैं जरा इस बारे में अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ। अपनी बेटी का ख्याल रखिए और बेफिक्र रहिए। आप पर भरोसा कर रहा हूँ सर। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। एक और चीज, इसका जिक्र किसी और से करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? ठीक है सर। जाओ। अब आप मुझसे जो करवा रहे हैं वो एक तरह से पाप ही है फादर, और पाप सस्ते नहीं होते। ऐसा घिनौना काम करने से पहले आपको एक बार भी शर्म नहीं आई क्या? ठीक है, आप सोचते रहिए, मैं निकलता हूं। ठीक है? रुक। मेरी बेटी को कुछ मत करिए सर। आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा। आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत करिए। जब पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोग भी लुइस के खिलाफ हो गए तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे ये इल्जाम अपने साथ लेना पड़ा। लुइस के जेल जाने के बाद बेनेट ने लोगों को कहा कि रिबेका को गांव से बाहर भेजने में ही उसकी भलाई है। रिबेका को दिल्ली के एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। उस दिन के बाद किसी ने रिबेका को नहीं देखा। बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना। जब तो काबिल हो जाएगा तब अपनी बहन को वापस ले आना। भाई साहब, मेरे अलावा इसका कोई नहीं। लुइस अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरी तरह से टूट गया। जेल में दूसरे कैदी भी उसे मारते थे, ताने देते थे। वो ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन उसने जेल में ही खुदकुशी कर ली। अंतिम क्रिया अब संपन्न हुई। चैप्टर खत्म। बेंजामिन, रुक जाओ। छोड़ो। बेंजामिन, शांत रहो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। हौसला रखो।
कुछ ही दिनों में बेंजामिन ने अपनी बहन और अपने पापा दोनों को खो दिया। अपनी जिंदगी में हुए इन हादसों की वजह से बेंजामिन डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टरी इलाज और देखरेख के बाद वो एक बार फिर अपनी जिंदगी जीने लगा। 12वीं क्लास में उसने अच्छे नंबर पाए। गांव के कई भले लोगों ने उसकी बड़ी मदद की। वो आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। शुरू में वो फोन करता रहता था। कुछ समय बाद उसका फोन आना बंद हो गया। मैंने कई सालों तक ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन अब मुझे किसी का भी डर नहीं। आप कह रहे हैं ये जितने भी खून हुए हैं वो बेंजामिन ने किए हैं, तो उसके पास उसकी वजह है। पुलिस और हालात ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया। हाँ अनवर, कोई मुझे घर छोड़ दो। यस सर। मैं कोडुमुन्नू से घर आ रहा हूँ। क्या? फादर बेनेट, सीआई शरद चंद्र और तुम्हारी वजह से ये खून हुए। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। मुझसे अपने अड्डे पे आके मिलो, वहीं बात करते हैं। हाँ एंड्रयू। यस सर। मैंने अभी अभी तुम्हें एक नंबर व्हाट्सएप किया है। जल्दी से ट्रेस करो और बताओ किसका नंबर है वो। सर नंबर तो मैंने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी अरविंद कार्ता का है जो मर चुका है। उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन मंगलावनम के पास वाला ग्राउंड बता रहा है। अनिल कहाँ? अनिल! अगला शॉट दिखाओ मुझे। हाँ। क्या? और कितने शॉट्स लिए? 5 से 6 होंगे सर। ये तो शादी का शूट है। नेक्स्ट। क्या चल रहा है ये सब? क्या पता। इसको जूम करो। हाँ करता हूँ। प्ले करो। हाँ। ये शॉट मेरे मोबाइल पर भेजो जल्दी। हाँ। यस सर। हाँ एंड्रयू, एसीपी अनिल अगवा हो गए हैं। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। ओके। उसमें एक वैन है, उसका पता लगाओ। कातिल उसी में। ठीक है, मैं भी चेक करके बताता हूँ सर। सर वीडियो की क्वालिटी कुछ ज्यादा ही खराब है। ऊपर से एरियल शॉट है ना, पेड़ों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। नहीं सर, कुछ पता नहीं लग रहा।
हाँ एंड्रयू। सर वो ट्रैफिक कैमरास का जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसका आज फाइनल आउटपुट मिल गया। हमारे चौथे विक्टिम शरद चंद्रन के वीडियो में एक वैन कैप्चर हुई है सर। वैन के साइड में हैमशेड करके कुछ लिखा है। मैं हैमशेड कंपनी की डिटेल्स निकाल रहा हूँ। सर ये कंपनी अरविंद कार्ता के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका लोकेशन शहर के बाहर कहीं दिखा रहा है। मैं आपको 2 मिनट में लोकेशन भेज रहा हूँ सर। ओके एंड्रयू, जल्दी भेजो। अब पकड़ में आया ना। तकलीफ हो रही है ना? तू सोच रहा होगा कि मैंने अब तक तुझे जिंदा क्यों रखा। मैं तुझे इत्मीनान से तड़पा कर मारना चाहता था, क्योंकि असल में फादर बेनेट से बड़ा गुनाह तूने किया है। तुझे बता दूं कि तेरे मरने के बाद तेरी अर्थी भारत के झंडे में नहीं लिपटेगी। तुझे 21 तोपों की सलामी भी नहीं मिलेगी और तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नसीब नहीं होगी। प्रदीप, ये वही वैन है। बेचारे सुअर भूख से तड़प रहे हैं। 2 दिनों से उन्हें कुछ खिलाया जो नहीं है मैंने। अब तेरे शरीर को काट कर ही मेरा बदला पूरा होगा और उनकी भूख मिटेगी। उस तरफ जा। ठीक है, संभल के। बेंजामिन ने खून किया है। बेंजामिन ने। डॉक्टर बेंजामिन लुइस, मुझे पता है, सब जानता हूं। खोल मुझे, खोल।
बस अब इस खेल को यहीं रोक दो। तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ तो क्या अनवर? इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच गया है। कल आधी रात को पुलिस ने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया है। देखिए, एक NRI और एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लुइस ही असली कातिल है। अभी सिर्फ शुरुआती पूछताछ चल रही है। हम उसके खिलाफ सारे सबूत ढूंढ लेंगे, तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। सर, आखिर खूनी का मकसद क्या था? अभी तक हम इतना ही बता सकते हैं। ओके फातिमा। हेलो। संस्कृति, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। अनवर, अब कैसे हो तुम? हाँ, पहले से बेहतर। फातिमा, हमें 2 मिनट दोगी क्या? कुछ ऑफिशियल बात करनी है अनवर से। जी बिल्कुल, चलो 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 चलो। देखो अनवर, उस वक्त फादर के कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा। पुलिस की नौकरी में कभी कभार बड़े लोगों के आगे झुकना पड़ता है, ये भी हमारे काम का हिस्सा है। जो हो गया उसे भूल जाए यार। वैसे भी इस सच के बारे में हम दोनों ही जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। और वो बेंजामिन, उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही वो कुछ बोलेगा। अब तो देखना, जेल से बाहर उसकी लाश ही आएगी। इतने पुलिस वालों को जलील मौत जो मारा उसने। तुम्हारी वजह से उसका परिवार उजड़ा, जिसकी वजह से उसके दिल में पुलिस वालों के खिलाफ नफरत पैदा हुई और उसका भरोसा टूटा, और बेवजह 3 पुलिस वालों की जाने गई। अब इस केस में सही क्या और गलत क्या, इसी में तुम्हारी सुई अटक गई है क्या? कोच्चि पुलिस डिपार्टमेंट में तुम परमानेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट की नौकरी तो करना चाहते ही हो ना, कि नहीं? मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का अजम्पशन है, कारण डॉक्टर बेंजामिन लुइस ने अब तक हमें पूछताछ के दौरान कुछ भी नहीं बताया है। कोकेन समीर का इस केस से क्या लेना देना था वो भी हमें अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अगर एक सोचा समझा अनुमान लगाया जाए तो हो सकता है बेंजामिन समीर के लिए डार्कनेट के थ्रू अफ्रीका या फिर अमेरिका से सस्ती कोकेन कोच्चि में स्मगल करवाता हो। समीर के जरिए बेंजामिन ने साइको साइमन को जेल से निकाला, सेंट्रल जेल में आग लगाकर किसी और की बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया। साइमन को छुपाने के लिए इसने एक और मेंटल पेशेंट अरविंद कार्था का इस्तेमाल किया। पुलिस वालों को टॉर्चर करने का मौका मिलेगा, शायद यही सुनकर वो राजी हो गया। और वो ये काम हैम्पशायर नाम के पिग फार्म में करते थे, जहां पर किसी को शक न हो। और शहर में ऐसे बहुत से पिग फार्म्स हैं। एक ऐसी वैन जो पिछले 1.5 साल से अक्सर शहर के होटल से खराब खाना उठाकर फार्म्स में पहुंचाती थी, उसी वैन की मदद से किडनैपिंग और बॉडी डंपिंग दोनों की जा रही थी, ताकि किसी को शक न हो। बेंजामिन ने कोल्ड स्टोरेज को टॉर्चर रूम बनाया था। उसे बॉडी प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीजें लगती वो वहां पहले से मौजूद थी। शायद उसे लगने लगा वो इन तीनों की वजह से पकड़ा जाएगा, इसलिए पहले उसने समीर को मारा।
जब पुलिस साइमन तक पहुंचने वाली थी, उसने ऐसी तस्वीर बनाई कि हमें लगे कि दोनों ने खुदकुशी की है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आखिर इस आदमी को पुलिस डिपार्टमेंट से इतनी नफरत क्यों है? उसने अभी तक इसकी कोई वजह नहीं बताई सर। जैसा कि मैंने पहले कहा, बेंजामिन के साथ पूछताछ जारी है। बेंजामिन, हम पिछले 4 घंटों से तुमसे पूछताछ कर रहे हैं और तुम घुमा फिरा कर हमें जवाब दे रहे हो। तुम जानते हो कभी न कभी सच तुम्हें बोलना पड़ेगा। मैडम, आपको पता है जब एम्स्टर्डम में कोई अनाथ मरता है ना, तो उस शहर का कोई खास कवि उसके लिए खूबसूरत कविता लिखता है और वही कविता उसकी अंतिम यात्रा के दौरान पढ़ी जाती है। कितना अच्छा देश है ना। वंडरफुल। अरे अनवर हुसैन, तुम अब तक जिंदा हो? हाँ, मेहरबानी है ऊपर वाले की। तुमने मेरा दिल जीत लिया यार। सिर्फ उस एक स्पिनर से इस केस को सुलझाकर जो साइमन गलती से वहीं छोड़ आया था। देखना तुम भविष्य में एक कमाल के इन्वेस्टिगेटर बनोगे। तुम्हारा प्लान भी कुछ कम नहीं था। 5 पुलिस वालों को मारने का प्लान, जबकि तुम्हें मारना था सिर्फ 2 को ही। बाकी 3 तो मुफ्त में बलि के बकरे बन गए। इन 5 लोगों के पीछे मरने का कनेक्शन कोई कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं। बिल्कुल सही, थैंक यू। लेकिन इन पुलिस ऑफिसर से ज्यादा, पुलिस डिपार्टमेंट से भी ज्यादा, अगर तुम्हें किसी से नफरत होगी तो वो फादर बेनेट ही है ना। फादर बेनेट भी तो कई दिनों से लापता है। साइमन मंजूरन को जेल से छुड़ाने के लिए जो आधी जली हुई लाश आग में डाली थी, वो फादर बेनेट की थी ना। डॉक्टर, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा ही। इन लोगों के हाथों से तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने इतने पुलिस वालों को मारा। तो बता दो, किन किन लोगों ने तुम्हें मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए? उन्हें कानून सजा देगा। मीडिया के सामने तुम्हारी ये बात रखूंगा। किस लिए? ताकि न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल वालों को एक नई चटपटी मसालेदार कहानी मिल जाए। मुझे ये सब घटिया हथकंडे अपनाकर मशहूर होने का कोई शौक नहीं है। मेरी कहानी और मेरा बदला मेरा निजी मामला है। वैसे डॉक्टर, तुम्हारा शुरू किया हुआ खेल तुम्हारे अंत से होगा। एसीपी अनिल अब भी जिंदा है, और फिर इंसाफ की देवी की एक मूर्ति अब भी बाहर है। सही कहा, इंसाफ की देवी अभी बाहर ही है। मशहूर इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर बेंजामिन लुइस को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस पिछले 2 दिनों से बेंजामिन लुइस से पूछताछ कर रही थी। खबर मिली थी कि उन्हें सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। इस वक्त 12 बज रहे हैं और पुलिस की जो टीम उन्हें लेकर आने वाली थी वो कोर्ट नहीं पहुंची है। कोर्ट में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर कहने से इनकार कर दिया है। इस देरी की वजह से मीडिया और लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस केस से जुड़े हुए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, तो आखिर वो बेंजामिन लुइस को कहां ले गए हैं?
यस। एसीपी अनिल का घर यही है? हाँ, आप कौन? देखा